आज अपन जानेंगे कि एक नया चैप्टर लेके आया हो आपके सामने। तो चैप्टर का नाम देखिए, स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी की कैसी तैयारी करेंगे, कैसी योजना बनाएंगे बायोलॉजी का अच्छा अभ्यास करने के लिए, नीट यूजी के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए कि ये स्ट्रेटेजी में पहले आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डिफाई चैलेंज द मिथ्स एसोसिएटेड विथ बायोलॉजी। तो 11th और 12th की बायोलॉजी का पूरा नीट के लिए सिलेबस होता है, 38 चैप्टर्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे कि मिथ्स के बारे में, कि टू डिफाई और चैलेंज द मिथ्स एसोसिएटेड विथ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में कई ऐसी क्या है कि कल्पित कथाएं हैं, ये अवधारणाएं है कि फॉर एग्जांपल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू, camels store water in their humps, respiration is synonymous with breathing, और cat and dogs are color blind। ऐसे कई माइथ्स रहते हैं और ये आपके लिए चैलेंज है। ऐसे और कई भी मिथ्स है। तो डॉटर इनहेरिट ट्रेड्स फ्रॉम देयर मदर एंड सन फ्रॉम देयर फादर्स, इज इट ट्रू? नो। ईटिंग चॉकलेट गिव्स यू एक्ने, ऐसा भी मिथ है। और शुगर एज ए एडिटिव एज ए हेरोइन, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये कई ऐसे मिथ्स है। और ऐसे मिथ्स यानी कि स्नेक ये आपका बदला लेता है और स्नेक दूध पीता है, ऐसे कई मिथ्स है। तो ये आपके लिए चैलेंजेस है, ये एसोसिएटेड विद बायोलॉजी। दूसरा ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लर्न द मेथड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेथड्स कैसे, कौन सी पद्धति से आपको बायोलॉजी स्टडी करना है। और नीट में 330 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, आपके लिए मार्क्स लाने हैं 330 प्लस। तो इसके बारे में भी ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके लिए लाया हूँ कि बायोलॉजी का स्टडी कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर व्हाई बायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, बायोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट होती है। नीट में इसका तुलना देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो 50% पार्ट है, ये मेन सब्जेक्ट है। क्या आपने इसे सेलेक्ट किया है ये मेडिकल ब्रांच के लिए जाने के लिए? तो ये काफी इजी है बायोलॉजी आपके लिए। तो आपको इसका अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए, बेसिक नॉलेज इसका आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसलिए आपके लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में आप टॉपिक्स इन द कोर्स, इस कोर्स में, इस चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले आपको जानना है कि क्या है कि सिलेबस एंड गेटिंग स्टार्टेड। तो सिलेबस और कैसे बायोलॉजी शुरू करना है, इसके बारे में एक टॉपिक इन द कोर्स है। दूसरा टॉपिक है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक्स। एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th का और 12th का कैसे रीड करना है, कैसा इसका अध्ययन करना है। और तीसरा आपका टॉपिक है स्पेशल स्ट्रेटेजी, विशेष रणनीति कौन सी चाहिए कि बायोलॉजी अच्छी तरह से समझे या पढ़े, और आपको कौन से बुक्स रेफर करना चाहिए। ये इस टॉपिक जो है मैंने चुने हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, मददगार साबित होते हैं। तो आप ध्यान से सुन ले फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्या है कि इस बायोलॉजी सिलेबस एंड गेटिंग स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करें, सिलेबस शुरू कैसे करें, एनसीईआरटी 11th बुक का अध्ययन कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th में टोटल 22 चैप्टर्स है। तो वहाँ 5 यूनिट दिए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने यूनिट फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि पहले यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से टोटल क्वेश्चन जो बिलोंग करते हैं तो 14 to 15 करते हैं। तो इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। तो पहला चैप्टर का यहाँ पर नाम देंगे कि लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तीसरा प्लांट किंगडम है, और फोर्थ वन इज द एनिमल किंगडम। तो ये टोटल ये चैप्टर जो है, तो 4 चैप्टर पहले यूनिट में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए जाना जाता है। तो इसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे 14 to 15, ये टोटल क्वेश्चंस यहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं नीट एग्जाम में। तो यहाँ पर 3 चैप्टर आते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 3 चैप्टर्स है।
तो 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 6th है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और 7th है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये 7 to 8 मार्क्स के लिए ये सेकंड यूनिट होता है नीट में। थर्ड यूनिट की बात करें फ्रेंड्स तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो यहाँ से 5 to 7 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। तो इस यूनिट में 3 चैप्टर्स है। तो चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स है, और ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर बिलोंग करता है और ये बायोलॉजी में भी है। तो यहाँ 10th चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सारी यूनिट का बेसिक आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है फ्रेंड्स। तो यहाँ वहाँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 11th के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 9th और 10th की किताबें पढ़नी चाहिए, यानी चाहिए। 4th यूनिट कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, ये प्लांट फिजियोलॉजी का है और क्वेश्चंस भी नीट में बिलोंग करते हैं 4 to 6। इस यूनिट में टोटल चैप्टर्स है 5। चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, 12 चैप्टर्स है मिनरल न्यूट्रिशन, 13 चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, 14 चैप्टर्स है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और 15 चैप्टर्स है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये टोटल चैप्टर के नाम और उस चैप्टर के इंटरनल जो भी कंटेंट होते हैं आपको याद रहना चाहिए। पहली का इम्पोर्टेंट मेरा कहना है कि आपके इस यूनिट में सारे यूनिट आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट 5th यूनिट है, 5वां यूनिट है, ये आखिरी यूनिट है 11th की सिलेबस में। टोटल 22 चैप्टर होते हैं, मैंने पहले ही कहा है। ये कंप्लीटली 5वां यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी बिलोंग करता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद रखें माय डियर फ्रेंड्स। इस यूनिट से 17 to 18 क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं और ये काफी बड़ा है। इस यूनिट में टोटल 7 चैप्टर्स बिलोंग करते हैं। टोटल 16 डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन चैप्टर नंबर 16, 17 चैप्टर नंबर 17 है तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 18th चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 19th है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, 20 चैप्टर्स है 20th लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, 21st है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट जो है चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये काफी बड़ा है और इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नीट में पूछते हैं। 7 to 18 नॉट ए जोक माय डियर फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे भाइयों और बहनों, ये अभी सिलेबस 12th एनसीईआरटी से बुक से लेंगे। टोटल 12th एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स है। चैप्टर की संख्या कम है 11th में, चैप्टर 11th की सिलेबस में एनसीईआरटी के ज्यादा है 22 और यहाँ पर 16 है। तो ये 5 यूनिट 11th में कंप्लीट किए हैं और 6th यूनिट जो होता है तो 12th की सिलेबस में रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ पर क्वेश्चन बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस नियर अबाउट 7 to 8 होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपको जानकारी होगी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर 4 चैप्टर रिप्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म की बात कहे या लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की फ्लावरिंग प्लांट्स का जिक्र किया है यहाँ पर। और थर्ड चैप्टर स्पेशल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए है, याद रखे। और 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काफी कॉन्शियस होना चाहिए। ये रिप्रोडक्शन के मेथड जो होते हैं या इस 4th चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज की बात कही है याद फ्रेंड्स ने यहाँ पर। तो 7th यूनिट है। इस 7th यूनिट में 12th की 7th यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं और ये बेस्ड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स 12 to 13, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये पहला 5th चैप्टर होगा यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में भी स्कूल लेवल में आपने जाना है। और ये 6th चैप्टर होगा यहाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये डीएनए से बिलोंग होता है फ्रेंड्स। और ये 5th चैप्टर होता है तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में जानेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन होगा। और 7th चैप्टर होता है इवोल्यूशन। सो आप इस फ्रेंड्स यूनिट का नाम ही जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से ढंग से स्टडी करना चाहिए और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं।
फ्रेंड्स 8th यूनिट होगा यहाँ का बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए बायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये 8th यूनिट में जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग करते हैं 5 to 6। ये भी काफी इजी यूनिट है, याद रखिए। इस यूनिट से टोटल 3 चैप्टर्स बिलोंग करते हैं। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, और 10th चैप्टर बिलोंग करता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए माइक्रोब्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ये 9th यूनिट होता है फ्रेंड्स, ये स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये इस बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपको पूछेंगे 4 to 4 या 5। तो इस बायोटेक्नोलॉजी 10th यूनिट से टोटल 2 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और प्रोसेस कैसी होती है इसके बारे में। और 12th चैप्टर जो होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऐसे कौन से फील्ड है कि उस फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये वही बात यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी की 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको इजी चैप्टर ये यूनिट है, याद रखे। और लास्ट जो यूनिट होता है ये यूनिट नंबर 10, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट रहेंगे इसे। ये इकोलॉजी का यूनिट होता है 10, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको नीट में पूछते हैं 14 to 15, नॉट ए जोक, रियली इट्स मोर इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। और इस यूनिट में तो यहाँ पर टोटल चैप्टर बिलोंग करते हैं फॉर चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में भी स्कूल लेवल में पढ़े हैं आप। 14 चैप्टर है इकोसिस्टम, 15 चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सॉरी, और लास्ट चैप्टर होगा एनवायरमेंटल इश्यू। ये 10th यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, बहुत सारा स्कोर होगा, मिलेंगे फ्रेंड्स। ये याद रखिए, यहाँ पर इस इकोलॉजी को आप दुर्लक्षित मत करिए फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, तो कैसे गेटिंग करना है, कैसे गेटिंग स्टार्टेड करना है, शुरू करना है एनसीईआरटी। तो आर यू रेडी फ्रेंड्स? यस, यू आर रेडी आल्सो फ्रेंड्स। पहले स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कैसा बायोलॉजी का ओरिजिन होता है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लाइन से शुरू करना है। और ये रेस आपको विन करना है, तो इसलिए आपको कीप ऑल द बेसिक क्लियर, जितने भी बेसिक क्लियर होते हैं 8th 9th और 10th की जो साइंस की किताबें हैं आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, याद रखें। तो इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट बात है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको ये जो स्थिति है, आपको नीट क्लियर करना है, आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, ये मेडिकल फील्ड में आना है, इसलिए आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए, दृष्टिकोण जो होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके दिमाग में आई कैन होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, आई कांट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू वेरी वेल, ऐसी आपकी थिंकिंग होना चाहिए, इसलिए इसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका स्टार्टिंग जो है बायोलॉजी का स्टडी रेगुलर करना है। और यहाँ पर देखिए कि आपको जहाँ पर बायोलॉजी का स्टडी करते हैं तो आपके जितने भी दिमाग में या ध्यान में डाउट्स आते हैं, तो इस डाउट्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना है आपके टीचर्स के साथ। जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स के साथ, या जिस पर्सन को ये बायोलॉजी का नॉलेज है उसके साथ क्या करना चाहिए, जो भी डाउट्स होते हैं मन में तो आस्क करना चाहिए। यदि डाउट रहते हैं मन में तो आपका काम अधूरा रहेगा और आप इस रेस को विन नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक्स। तो आपके बायोलॉजी 11th में बायोलॉजी का स्पेशल बुक है, 12th में बायोलॉजी का स्पेशल बुक है। तो इस दोनों बुक्स को 11th में यदि आपका एडमिशन होता है तो 11th का बुक्स अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, तो परचेस ए न्यू बुक, जो भी बुक आपके मार्केट में अवेलेबल होगा तो आपको परचेस करना है नया बुक, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा क्या करती है, उसमें चेंजेस करती है। 2018 में उसका एनसीईआरटी में चेंज किया है, तो उसका भी आपके लिए स्पेशल ये चेंजेस आपको कई यूट्यूब पर मिलेंगे, या कई अखबारों में मिलेंगे, या मीडिया में मिलेंगे, या गूगल पर मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा न्यू एनसीईआरटी बुक नया एडिशन का परचेस करना चाहिए। दूसरा
है रीड बिटवीन द लाइंस। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इस एक खैसियत ऐसी है कि एनसीईआरटी 11th की बायोलॉजी या 12th की बायोलॉजी हो तो वहाँ एवरी वर्ड इज हाइपरलिंक, यानी कि पुराने संदर्भों के साथ उसे पढ़ते समय आपको जोड़ना चाहिए, आपने पहले क्या पढ़ा है। और नेक्स्ट जब पढ़ते हैं नया तो उसके पुराना और नया का एक प्रकार का हाइपर लिंक करना चाहिए, आपने ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर। और नेक्स्ट की बात करें तो रीजन आउट विथ एवरी स्टेटमेंट, जो भी पढ़ते हैं उसका कारण सर्च करना चाहिए, रीजन आउट करना चाहिए हर एक स्टेटमेंट का। ये भी आपके लिए बायोलॉजी बुक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही पढ़ना है, ऐसा ही पढ़ना है, यानी कि अच्छी तरह से पढ़ना है फ्रेंड्स। द यूसेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक्स, यदि आप बुक पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हाईलाइट करने के लिए कलर्स ऑफ इंक के पेन होने चाहिए, हाइलाइटर्स होने चाहिए डिफरेंट कलर के। और उसके साथ आप खुद पढ़ते समय खुद के फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए। दैट इज ऑफ ग्रेट असिस्टेंस, ये अच्छी मदद होगी आपको मेकिंग ए सच नोट्स। खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको इस एनसीईआरटी का काफी फायदा होगा। और नेक्स्ट क्या है कि आपके लिए जो भी चेंजेस किए हैं अभी एनसीईआरटी में 2018 में, तो यहाँ पर http www.cbseacademic.nic.in पर जाइए और ये नए जो भी चेंजेस हुए आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे तो एग्जांपल्स, जितने भी हर एक टॉपिक में एग्जांपल्स दिए हैं तो एग्जांपल्स का स्टडी होना चाहिए। एग्जांपल भी प्लांट के हो या एनिमल के हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हो, ये सारे पूछते हैं। टोटल 11th और 12th एनसीईआरटी जो होती है तो वहाँ उस एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट का, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट का संदर्भ आया है, एक्सप्लेनेशन किया है, तो उस साइंटिस्ट के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और जितने भी एनसीईआरटी बुक्स में टेबल्स होते हैं तो उस टेबल का एनालिसिस अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से याद रखे। और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस नीट में बिलोंग करते हैं। और याद रखे, एक काफी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स में समरी दे दी जाती है हर एक चैप्टर के आखिरी तक, तो इस समरी से भी कोई क्वेश्चंस 100% बिलोंग होते हैं। तो याद रखे, समरी भी आपको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। और समरी के बाद होता है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज अंडर टॉपिक जो होती है तो उस समरी एक्सरसाइज में जितने भी लॉन्ग आंसर हो क्वेश्चंस हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो या एमसीक्यू हो, तो आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको नीट में पूछते हैं, मेरी ये आपको विनती है कि आप करेंगे। तो ये हुई बात फ्रेंड्स, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक्स, तो इस तरह से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देयर इज अ स्पेशल स्ट्रेटजी, सेल्फ नोट्स आपने बनानी चाहिए। तो कैसे बनाना चाहिए नोट्स के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मेक ए स्मॉल 200 पेजेस नोटबुक फॉर 11th एंड 12th। 11th के लिए 200 पेज का याद रखे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस नोटबुक को आपको डिवाइड करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा उस नोटबुक का तो रेटिफिकेशंस यानी कि रिकॉग्नाइज करने का। ये क्या होता है कि इस नोटबुक में इन दिस नोटबुक राइट द थिंग, ऐसी चीजें लिखे फ्रेंड्स तो आपको अधिक परेशान करती है, अधिक परेशानी का कारण बन सकती है, ट्रबल में डाल सकती है। तो फॉर एग्जांपल कैसे मैं आपके लिए बताऊंगा, तो एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो ये गलत होता है हमेशा आपसे, एवरी टाइम होता है, तो उस नोटबुक में आपको लिखना चाहिए। तो ये हुई बात रेटिफिकेशन यानी कि रिकॉग्नाइज करने की। तो नेक्स्ट पार्ट होगा उस 11th और 12th नोटबुक का, तो कंसेप्ट्स होते हैं, कई अवधारणाएं होती है, ऐसी अवधारणाएं होती है आपको कंफ्यूजिंग थिंग होती है, और एनीथिंग यू आर फाइंडिंग हार्ड टू मेमोराइज या याद रखने के लिए ये हार्ड होती है। और इसका भी आपको उस 200 पेजेस की नोटबुक में एक स्पेशल आपको क्या होना चाहिए, पार्ट्स होना चाहिए, पार्ट्स बनाना चाहिए। तो और आखिरी ये रेटिफिकेशन या कंसेप्ट की बात करें तो आपको हमेशा इस नोटबुक को क्या करना चाहिए, नोटबुक को रिवाइज करना चाहिए नोटबुक, और ऐसे रिपीटली बार बार करना चाहिए। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये बातें मैं कर रहा हूँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे कि कई अदर टिप्स होती है, तो अदर टिप्स के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि
एक अदर टिप्स क्या है कि पहली डिस्कशंस होनी चाहिए, चर्चाएँ होनी चाहिए। चर्चा किसके साथ होनी चाहिए? फ्रेंड के साथ होनी चाहिए, आपके टीचर्स के साथ होनी चाहिए, मैम्स के साथ होनी चाहिए। आपके मन में जो भी चर्चा होती है किस क्वेश्चंस के बारे में, तो आप दूसरे से पूछें और आप खुद बताइए। कभी अभी शर्म करने की बात नहीं है और हर एक बात आपको समझना चाहिए, एक्सप्लेन होनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए। और एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ते समय आप खुद की फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी कि माइंड मैप बनाएंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट बात कहूंगा यहाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको विनती है कि 11th एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम से एक स्पेशल प्लेन पेपर का जो भी नोटबुक होता है, जो भी जितना बड़ा हो या छोटा हो, उस नोटबुक पर पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक अच्छी तरह से डायग्राम निकाले। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से भी क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं। और डायग्राम तो निकालिए, डायग्राम स्केच करिए और लेबलिंग इतनी अच्छी तरह से करिए, समझ के करिए, मेरा ये कहना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। डायग्राम नोटबुक 11 के लिए स्पेशल होनी चाहिए, 12 के लिए स्पेशल होनी चाहिए और लेबलिंग अच्छी तरह से करे। यहाँ से आपका स्किल डेवलप होगा। थ्योरी एग्जाम में भी काम आएगी और ये नीट में भी काम आएगी, नॉट ओनली नीट बट आल्सो थ्योरी आल्सो फ्रेंड्स। और आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी ग्राफ्स दिए हैं, जितने भी डायग्राम्स दिए हैं, तो वो डायग्राम या ग्राफ्स हो या फ्लो चार्ट्स हो, पूरा अच्छी तरह से लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड करना चाहिए, ये कहना है। और नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, तो विच बुक टू बी रेफर, कौन सा बुक है कि आपने बुक्स होंगे तो रेफर करनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी 11th हो या 12th हो, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे 95% 90 to 95% क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। दो इट इज वेरी कंसियस, ये संक्षिप्त बुक है, बट इट गिव्स एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ से बिलोंग करती है। आपके लिए थोड़ा पहले रीडिंग में काफी ये बोर लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वी जस्ट नीड टू लर्न एंड रीड टू इट। तो कई ऐसे बच्चे रहते हैं, कई ऐसे मेरे दोस्त रहते हैं, तो ये नया एनसीईआरटी का बुक पहले रीडिंग में समझ में नहीं आता और वही वैसा ही रहता है और मार्केट की किताबों आप खरीद करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात कही है, तो क्या है कि क्लास नोट, आप जहाँ पर भी क्लास को जाते हैं तो यहाँ क्लास के नोट्स, उस टीचर का क्या कहना है, उस कंटेंट का क्या कहना है, ये अच्छी तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। खुद के नोट्स निकलने चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स से नोट्स निकालने चाहिए। ये बात हुई। और नेक्स्ट बात करता हूँ, आखिरी बात करता हूँ, आपके मार्केट में MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ये इंपॉर्टेंट बुक है और ये गुड बुक है। दैट गिव्स कंडेंस्ड रिव्यू, संक्षिप्त रिव्यू दिया है, अवलोकन किया है और ईच चैप्टर का दिया है, हर एक चैप्टर का दिया है। 38 चैप्टर्स जितने भी 11th में और 12th में टोटल 38 चैप्टर होते हैं, वहाँ का कंडेंस्ड रिव्यू दिया। और उस MTG NCERT एट योर फिंगरप्रिंट जो होता है, तो ये प्रोवाइड्स करता है एक गुड क्वालिटी ऑफ MCQs। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, अच्छी क्वालिटी के उस किताब में है। ऑन द सेम विच गिव्स द एम्पल प्रैक्टिस, ये सफिशिएंट प्रैक्टिस होगा इससे फ्रेंड्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपका टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो, MTG का हो, मार्केट में दूसरे किताब लाना नहीं, मेरा कहना है इस पर ध्यान दीजिए। मैंने जितने भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दी है, तो ये पॉज करके हमेशा आपने देखनी चाहिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट आज बात कही है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, एनसीईआरटी में कैसा होता है, ये आपके लिए यहाँ पर मैं थैंक्स कहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये पर आप स्टैप करेंगे, इस वीडियो तक अंत तक देखिए, बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।